हाँ, तो उसमें से हम बताए नहीं हैं। कोई ज्वाइन किया क्या? नहीं किया। चलो छोड़ो। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? तो अकॉर्डिंग टू, हम जब सीएमआर का 2017 का जब हम पढ़ रहे थे, तो सीएमआर 2017 के रेगुलेशन नंबर जो 27 था, यहाँ पे कितना है, 67 है। तो वहाँ पे रेगुलेशन नंबर कितना था, 27 था। तो 27 के तहत हम लोग क्या कर रहे थे, रेगुलेशन के तहत वो तुम्हारा मैनेजर का अपॉइंटमेंट हो रहा था। कितना, 27। और माइंस एक्ट का जो सेक्शन कितना है, माइंस एक्ट का जो हम 1952 में पढ़ रहे थे, उसमें सेक्शन 17 के तहत माइंस में एक मैनेजर का अपॉइंटमेंट किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन ये ओ एस एच एंड डब्ल्यू सी, अब वो माइंस एक्ट हमको खत्म हो गया, ठीक है। तो अब माइंस का ये सेक्शन हमको याद रखना कंपलसरी है कि सेक्शन 67 के तहत माइंस में क्या होता है, एक मैनेजर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये 67 को हम लोग को याद रखना है कि 67 के तहत जो है, ओ एस एच एंड डब्ल्यू सी के 67 के तहत माइंस में मैनेजर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो किसी भी माइंस में हम कोई भी इसमें से बताओ तुम लोग कि किसी भी माइंस में जो है कितना माइन मैनेजर होगा? पक्का ना? ठीक है। किसी भी माइंस में जो मैनेजर होता है वो एक ही होता है, ठीक है। किसी भी माइंस में मैनेजर को मतलब जो होगा वो एक ही होगा। और वो मैनेजर का अपॉइंटमेंट कौन करता है माय डियर? ऑनर या तो एजेंट, ठीक है। चलो हम देखते हैं इसको, ठीक है। 67 जो रेगुलेशन नंबर है उसमें क्या दिया है, मैनेजर। द मैनेजर ऑफ माइंड, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर का क्या है फंडा, द एवरी माइंड मस्ट बी अंडर ये सोल मैनेजर। जो भी होगा, हर एक माइंड जो होगा एक मैनेजर के कंट्रोल में होगा, ठीक है। कोई फिर से ज्वाइन कर रहा है क्या? एक बार देख लेते हैं। राहुल महतो। हाँ, क्या बताएं? कोई भी यदि माइंस खोला जाता है तो एक मैनेजर के अंडर सोल कंट्रोल में होगा, ठीक है। फिर है मैनेजर मस्ट पोजेस क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मैनेजर का क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये ओ एस एच एंड डब्ल्यू सी में बताया नहीं गया है। लेकिन हम लोग सेक्शन ये रेगुलेशन जब हम पढ़े थे, ये तो क्या है कि तुम्हारा सिर्फ कोल माइन से रिलेटेड तो है नहीं, ये मेटल माइंस का भी है, और ठीक है अदर फील्ड का है। तो हम माइंस से यदि हम रिलेटेड करें तो मैनेजर बनने के लिए हम लोग देखे थे कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो तो हाँ, मैंने बीटेक का इसमें नहीं है। मैनेजर जो डिप्लोमा वाला बन सकता है अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस के थ्रू। मान लो कि ये इसमें से हम बताए थे ना कि तुम लोग को कि फील्ड वाला कैंडिडेट है तो मैनेजर में का सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जाम है और फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जाम है। कितना साल बताए थे कि सेकंड क्लास वाला जो फील्ड कैंडिडेट है, सबका अलग अलग नेचर था कि यदि फील्ड कैंडिडेट है तो 5 साल, और फर्स्ट सॉरी सेकंड क्लास के लिए 5 साल और फर्स्ट क्लास के लिए 6 साल। और इसी तरह क्या था, आने की डिप्लोमा जो डिप्लोमा किया था वो उसके लिए कितना था, 4 साल सेकंड क्लास के लिए। 4 था कि 5 था? 4-5 साल था ना। सेकंड क्लास के लिए 4 साल था और फर्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। और जो था, मान लो कि कोई डिग्री और बीटेक किया है, डिप्लोमा होल्डर के तो हो गया। और जो डिग्री और बीटेक किया है तो वो तो ऑटोमेटिकली की जो है अपना पीजीपीटी करेगा तो वो सेकंड क्लास तो उसका हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है, उसके बाद फर्स्ट क्लास के लिए कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए? कंफर्म है ना? उसके बाद जो है फर्स्ट क्लास के लिए कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए? बताए थे ना, कौन सा रेगुलेशन में ये बताए थे? फॉर्म में नहीं बताए हैं। सर्टिफिकेट से रिलेटेड हम बताए थे, याद करो। ठीक है।
ठीक है। तो ये तुम्हारा जो रेगुलेशन नंबर जो सीएमआर का जो हम बताए थे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, तो इसमें से 3 का नेचर था क्वालिफिकेशन का। यदि सॉरी फील्ड वाला कैंडिडेट है तो सेकंड क्लास के लिए एग्जाम में बैठने के लिए मिनिमम 5 ईयर होना चाहिए, और फर्स्ट क्लास में बैठने के लिए एक्सपीरियंस 6 साल का होना चाहिए। यदि डिप्लोमा किया है तो सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का एग्जाम में बैठने के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और फर्स्ट क्लास का 5 साल। और डिग्री जो किया है वो तो जानता है कि पीजीपीटी के बाद सेकंड क्लास होल्डर हो जाता है। उसके बाद जो है फील्ड का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जाम में वो अपीयर हो सकता है। हम देख रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। क्या क्या हम देखें कि कोई भी माइंस जो एक सोल मैनेजर के कंट्रोल में होगा, और जो उसका क्वालिफिकेशन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा बाद में। और जो उसका अपॉइंटमेंट करता है, कौन करता है, तो ऑनर कर सकता है या तो एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग ए क्वालिफाइड मैनेजर। मैनेजर को अपॉइंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, तो ऑनर कर सकता है या तो एजेंट कर सकता है। ठीक है। और ऑनर और एजेंट के पास यदि खुद वो क्वालिफिकेशन उसके पास यदि है, जो क्वालिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है, यदि खुद उसके पास यदि उस तरह का क्वालिफिकेशन है तो अपने आप को वो मैनेजर अपॉइंट कर सकता है। समझ में आया ये? यदि वो अपने क्वालिफिकेशन उसके पास यदि है खुद का, तो वो अपने आप को मैनेजर वहां पे अपॉइंट कर सकता है। ठीक है। तो ये मैनेजर का अपॉइंटमेंट क्यों करते हैं, तो ये आपका टेक्निकल और स्टैट्यूटरी कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब अपॉइंट किया जाता है, जो कि ये टेक्निकल और स्टैट्यूटरी प्रोविजन को आपको माइंस पे फॉलो करवाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके पास पावर क्या है, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। जो माइंस का जो मैनेजर है उसका क्या पावर दिया गया है एंड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है। तो मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हम लोग पढ़े थे उस टाइम भी क्या क्या 4 चीज का हम लोग पढ़े थे, क्या क्या होता है ड्यूटी इसका। मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट होता है, कंट्रोल होता है, सुपरविजन होता है एंड डायरेक्शन होता है। ठीक है। हम यहीं पे बताए थे कि हम मान लीजिए कि हम लोग ओवरमैन है, तो ओवरमैन का क्या क्या ड्यूटी हम बताए थे यहीं पे ओवरमैन का। ठीक है, वेरी गुड। तो ओवरमैन का ड्यूटी जो है दो ही है, एस सी यानी कि सुप्रीम कोर्ट चल जाओ, एस से सुपरविजन और सी से कंट्रोल। लेकिन इसके ऊपर का जितना भी ऑफिशियल है उसका क्या क्या है, सुपरविजन है। तो यहाँ मैनेजर का क्या क्या बताया गया है, जितना मैनेजरियल पोस्ट पे है, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन, ये चारों किसका काम है, मैनेजर का। ठीक है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल ऑफ कॉम्प्लायंसेस विद ऑल स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जितना भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन है लाइक दैट तुम्हारा अभी सीएमआर जितना भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितना भी और स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो भी होगा उसको फुलफिल करवाने का, वहां लागू करवाने का जो उत्तरदायित्व होता है वो किसका होता है, मैनेजर का होता है। ठीक है। किसका होता है, माइनिंग का हेड तो वही है ना। तो ऑल कॉम्प्लायंसेस जितना भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन है तुम्हारा, माइंस एक्ट का हो गया, माइंस ये तुम्हारा टेक्निकल का जितना भी चीज है, ठीक है, चाहे तुम्हारा माइनिंग में टेक्निकल जितना भी पैरामीटर, मान लो कि गैलरी इतना विथ होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, पिलर को ऐसे काटना चाहिए, ठीक है, जो भी टेक्निकल प्रोविजन है उसको फुलफिल करवाने का या कॉम्प्लायंसेस का लागू करवाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका है, मैनेजर का है। और क्या है, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ऑनर और एजेंट मस्ट, ऑनर और एजेंट क्या करेगा, बी गिवन थ्रू मैनेजर। जो भी मान लो कि वर्कर है, एक एग्जांपल रखना, मान लेते हैं कि एक कोई एक लड़का मतलब बावरी जो है वर्कर है, और वहां का कोई एजेंट और यदि मैनेजर है, तो बावरी को डायरेक्ट वो नहीं बोल सकता है कि तुम ये करो वो करो, या डायरेक्शन उसको नहीं दे सकता है। ठीक है। आज माइंस का जो मेन है हेड वो कौन है, मैनेजर है। ठीक है। तो जब भी ऑनर और एजेंट जो रहेगा वो डायरेक्टली वर्कर को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है, किसके थ्रू उसको इंस्ट्रक्ट कर सकता है, मैनेजर के थ्रू। मतलब जो है वो आपका मैनेजर के थ्रू किसी को वो आदेश दे सकता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उसको बोल सकता है कि तुम ये नहीं किया वो नहीं किया, या तो उसके ऊपर कुछ मतलब डायरेक्ट उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। सिंपल सा, वो किसके थ्रू देगा, क्या कि माइंस का जो हेड है उसको उसके थ्रू देगा। तो माइंस का मेनली कौन है, मैनेजर है। द बी गिवन थ्रू मैनेजर एंड बी कंफर्म इन राइटिंग। ठीक है।
अब देखा जाए मैनेजर इज द चीफ एक्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ अंडरग्राउंड। अब चीफ एक्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन है माइंस का? तो मैनेजर है, ठीक है। अब लिमिटेशन ऑफ ऑनर और एजेंट इंटरफेरेंस, ठीक है। ऑनर और एजेंट कैन नॉट डायरेक्टली इश्यू इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉय। वही चीज हम बताएं कि कोई भी जो है डायरेक्ट जो है इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉय को नहीं दे सकता है। कौन? ऑनर और एजेंट। इंस्ट्रक्शन जो भी दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रूटेड ओनली थ्रू मैनेजर। जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो किसके थ्रू दिया जाएगा? मैनेजर के थ्रू दिया जाएगा। एक्सेप्ट इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन कुछ रहा तो उस केस में ये नियम लागू नहीं होता, वहां पे वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे सकता है। इमरजेंसी सिचुएशन क्या क्या हो सकता है? एनीबॉडी, कोई बताओ, इमरजेंसी सिचुएशन क्या क्या हो सकता है? तुम लोग सब सो गया क्या? एक्सीडेंट जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में मान लो कि अचानक मान लो कि वेंटिलेशन ठप हो गया, मान लो कि बीच गैलरी जो मेन मेरा गैलरी था इंटेक एयरवे उसमें रूफ फॉल हो गया, तो एक तरह का इमरजेंसी हो गया। या कहीं पर स्पॉन्टेनियस सीटिंग हो गया, एक इमरजेंसी हो गया, मेरा पूरा माइंस में स्प्रेड हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो होता है हड़बड़ी में मतलब जो भी रहा उसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी सिचुएशन। उस जगह पे मैनेजर को खोजने नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट वहां पे इंस्ट्रक्ट दे सकता है। इस केस में वहां पे इसको एग्जाम्पशन किया गया है। एग्जाम्पशन बोले तो एक्सेप्शन है कि छूट का अधिकार है कि हाँ ये डायरेक्ट जो है ऑनर एजेंट इस केस में इमरजेंसी के सिचुएशन में डायरेक्ट वो आदेश दे सकता है। किसको? एम्प्लॉय को। अदरवाइज अदर केस में जो है वो मैनेजर के थ्रू ही देगा, ठीक है। तो इसमें से मेन है कि ओ एस एच एंड डब्ल्यू सी जो कोड है उसका किस सेक्शन के तहत मैनेजर का अपॉइंटमेंट किया जाता है? 67, ये हमेशा याद रखना। अब हमको रेगुलेशन का जो सीएमआर है वो भी चेंज होने वाला, जब चेंज होगा वो चेंज होगा, ठीक है। लेकिन हमको 27 उसमें देखे थे, और पिछला जो एक्ट था वो 17 था। ये सब भूल जाओ, अभी हमको ओ एस एच एंड डब्ल्यू सी का 67 याद रखना। साथ साथ इसको भी याद रखना है, कहीं पता ना कहाँ से पलट के यदि ये क्वेश्चन पूछ दे, समझा ना। तो हमको याद रखना है सब। तो सब में एक चीज कॉमन है, 7 सब में आ रहा है। सेक्शन माइंस एक्ट का 52 जो था वो सेक्शन 17 के तहत अपॉइंटमेंट होता था। जो हम रेगुलेशन सीएमआर 2017 जाए तो उसमें 27 के तहत मैनेजर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, और ओ एस एच एंड डब्ल्यू सी के तहत जाए तो 67 के तहत। एक है 17, एक है 27, और एक है 67, ठीक है। ये तुम्हारा खत्म हो जाता है। प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ अथॉरिटी एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, मतलब ये क्या होता है, सबका अकाउंटेबिलिटी इसमें तय होता है। अब नेक्स्ट है तुम्हारा कोड नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। माइंस में किस किस सिनेरियो में ये जो कोड है वो लागू नहीं होगा, ठीक है। अब तुम मान लो कि घर में कोई पत्थर देखता है ना, पत्थर निकालता है, या तो कोई मिट्टी काट के ले आ रहा है, या तो कुछ कुछ पार्टिकुलर एरिया में ये जो एक्ट है सेक्शन है हर जगह पे ये लागू नहीं होता है कि वहां पे मैनेजर अपॉइंटमेंट करना ही करना है। मान लो कि पत्थर का माइंस मतलब कुछ कुछ एरिया में ये कोड जो है अप्लीकेबल नहीं होता। मतलब जितना भी हम लोग नियम पढ़ेंगे ना ये सब, ये इससे लेना देना नहीं है, इस पे ये लागू नहीं होगा। अब किस पे लागू नहीं होगा ये चीज हम लोग को इसमें पढ़ना है कि किस पे ये लागू नहीं होगा, ठीक है। सारा सेंट्रल गवर्नमेंट। माइंस किसके अंतर्गत? माइंस का तुम बताए ना, माइंस का अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है? लास्ट में जो अंतिम जो क्या बोलते हैं डिसीजन जो लेगा, जो मेन मतलब उसका स्टैट्यूटरी प्रोविजन लगाने का जिसके पास अधिकार है, उसका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होता है वही उसका मेन हो रहता है। तो वो कौन रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। पहले जो था नियम वो भी हम बताएंगे साथ साथ इसको, क्योंकि इसमें से पूरा क्लियर एक्सप्लेनेशन है नहीं, ठीक है, कि कहाँ पे लागू होगा कि नहीं लागू होगा। इसमें से हम लोग जितना भी प्रोविजन पढ़े हैं, कौन सा पढ़े तब प्रोविजन ऑफ द कोड डू नॉट अप्लाई टू सर्टेन माइंस एक्सेप्शन केस, मतलब 35, 38, 40, 41 एंड 44 ये तो लागू होगा ही होगा, ठीक है। कौन कौन सा सेक्शन बताएं? द प्रोविजन ऑफ द कोड डू नॉट अप्लाई टू सर्टेन माइंस एक्सेप्ट
मतलब जितना भी माइंस का कोड हम पढ़े ना वो नहीं लागू होगा, सिर्फ ये लागू होगा। कौन सा लागू होगा? 35 लागू होगा, 38 लागू होगा, 40 होगा, 41 होगा, 44 होगा। ये चीज देख लेना जाके फिर से, क्योंकि अभी तो याद नहीं होगा कौन सा क्या है, ठीक है। तो ये मतलब ये सब कितना बताएं, 5 को सेक्शन को छोड़ के माइंस का कोई भी सेक्शन लागू नहीं होगा। किस केस में लागू नहीं होगा? अब हम देखते हैं। दिस सेक्शन जनरली रिलेट टू कोर सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रोविजन, मतलब ये सेफ्टी के दृष्टिकोण से। आप एग्जाम्पशंस कैटेगरी हम देखते हैं। प्रोस्पेक्टिंग माइंस, प्रोस्पेक्टिंग मतलब जहां पे सर्चिंग है या उसके बाद क्या होता था, प्रोस्पेक्टिंग होता है, उसको पता लगाने का। द कोड डज नॉट अप्लाई टू माइंस वेयर एक्सक्वेशन इज डन ओनली फॉर प्रोस्पेक्टिंग। जहां पे सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग का काम चल रहा है उस जगह पे ये नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। माइंस साइकिल पढ़ा है? प्रोस्पेक्टिंग पहले तो हम लोग क्या करते हैं, तो प्रोस्पेक्टिंग मतलब सिंपल सा होता है सर्च करना। मतलब वो माइंस तुरंत थोड़ी ना हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो उस जगह पे सर्चिंग करना, मिनरल को फिर आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद क्या है उसका जो आगे का प्रोसेस है। तो सिंपल सा है प्रोस्पेक्टिंग मतलब मिनरल को सर्चिंग करना, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। बहुत सारा मेथड है जो मतलब उसका उसके अंदर यदि जाओगे तो, ठीक। हाँ तो सर्वे हो गया, मतलब मिनरल को पैसे हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे किसी जगह पे है कि नहीं है, अचानक माइनिंग थोड़ा ना स्टार्ट कर देते। उसके लिए हम लोग को क्या बोल सकते हैं, आईबीएम हो गया, इंडियन ब्यूरो या मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड हो गया। ये जो संस्थाएं हैं ये क्या करता है, पहले उसका सर्चिंग का काम करता है, मतलब उसका खोज करता है, आइडेंटिफाई करता है। तो वही हो गया मेरा प्रोस्पेक्टिंग। उसमें भी तो आदमी इंप्लॉयड होगा जो सर्च में लगा होगा। तो उस जगह पे बोलता है माइंस वेयर सिर्फ जो है एक्सकवेशन इज डन ओनली फॉर प्रोस्पेक्टिंग। यदि एक्सकवेशन जो है खुदाई जो हुआ है सिर्फ उसको पता लगाने के लिए कि मिनरल है कि नहीं है, उस जगह पे ये नियम लागू नहीं होता है। यानी कि प्रोस्पेक्टिंग के केस में ये जो नियम है पूरा कोड जो है लागू नहीं होगा। सिर्फ कौन ला लागू होगा? 35, 38, 40, 41, 44। ये चीज तुम लोग का ड्यूटी है। तुम लोग को हम बता रहे हैं कि 35 वहां पे लिख लोगे कि 35 है क्या, 38 क्या है, 40 क्या है, 41 क्या है, 44 क्या है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। प्रोस्पेक्टिंग में ये यदि पर्सन एम्प्लॉयड है तो वहां पे ये नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। एंड नॉट फॉर कमर्शियल एक्सट्रैक्शन। कमर्शियल एक्सट्रैक्शन दैट मीन्स उसको यदि हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन हमको बिक्री का मेन उद्देश्य नहीं है, यानी कि हम उसको सेलिंग करने के लिए हम मतलब एक्सट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उस जगह पे ये नियम लागू नहीं होगा। मान लो कोई चीज हम निकाल रहे हैं, मान लो कि मिट्टी ही निकाल रहे हैं, तो घर में हम लोग यूज करने के लिए निकाल, सपोज दैट हम एग्जांपल दे रहे हैं। हमको उसको तो बेच नहीं रहे हैं, कहीं पे मार्केट में जाके ले जाके तो बेच नहीं रहे हैं, ठीक है। तो उस वो जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा और उस जगह पे ये नियम लागू नहीं होगा। ये नियम बोलने का मतलब है पूरा ये OSHANWC कोड है, ये लागू नहीं होगा। ये समझा ये पॉइंट? ये कोड नामी है, कोड नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। किस किस केस में जो है ये कोड जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ये अप्लाई नहीं होगा। तो क्या क्या अभी बताएं, किस केस में ये लागू नहीं होगा? प्रोस्पेक्टिंग के केस में ये लागू नहीं होगा, ठीक है। और कोई है ना, सब सुन रहा है ना? हाँ। और देखो हम बताएं कि प्रोस्पेक्टिंग के केस में यदि वहां पे सिर्फ एक्सट्रैक्शन किया गया है उस केस में ये लागू नहीं होगा। और यदि कोई भी चीज का कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन का, मान लो कि कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, हम उसको सेल के पर्पज से नहीं कर रहे हैं, तो उस जगह पे ये नियम लागू नहीं होगा। अब जो है मान लो कि ये सब केस भी है, लेकिन इस केस में भी एक मिनिमम मैन पावर होना चाहिए। मतलब कुछ होगा क्राइटेरिया कि एक मिनिमम पावर होगा, एक डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन होगा, मतलब इतना डेप्थ से अधिक होगा। तो पिछला एक्ट में था ये, वो हम बताएंगे इसमें कि क्या था, क्योंकि इसमें तो डिटेल लिखा हुआ नहीं है। जब आएगा तो आएगा, ये बार बार ये आएगा प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट मीन्स जो आने वाला ऑफिशियल जो ये नोटिफिकेशन के द्वारा ये बताएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसका नियम लाएगा। तो सब्जेक्ट टू द कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग आदि नंबर ऑफ एम्प्लॉय बताएगा इस केस में कितना होना चाहिए, डेप्थ ऑफ एक्सक्यूशन कितना होना चाहिए। कि मान लो कि पहले क्या था कि मान लो माइंस के किसी भाग में केवल प्रोस्पेक्टिंग का काम चल रहा है, और यदि उसमें प्रोस्पेक्टिंग का भी काम चल रहा है तो एक दिन में 20 से अधिक व्यक्ति नियोजित नहीं होना चाहिए।
ये चीज ध्यान से सुनना, ठीक है। जो हम चीज बता रहे हैं कि मान लो कि हम प्रोस्पेक्टिंग क्या बताएं, उस जगह पे ये नियम लागू नहीं होगा, लेकिन वहां पे भी आदमी एम्प्लॉयड होगा, तो एम्प्लॉयड होगा तो उस काम में 20 से अधिक आदमी नियोजित नहीं होना चाहिए। कितना? ठीक है, 20 से अधिक आदमी नियोजित नहीं होना चाहिए। और मान लो कि कोल माइंस है, सपोज कि उस जगह का मतलब जो प्रोस्पेक्टिंग का काम चल रहा है, और वो कहाँ पे चल रहा है, वो कोल के लिए चल रहा है, ठीक है। तो कोल के केस में जो डेप्थ है 15 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए? मान लो ये सरफेस है और यहाँ पे मेरा कोल सीम है, तो उस केस में जो है, जो प्रोस्पेक्टिंग का ही तुम काम कर रहे हो, तो लेकिन ये डेप्थ जो है 15 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, यानी कि 15 मीटर से अधिक यदि काम चल रहा है 15 मीटर से अधिक डेप्थ में, तो ये जो है पूरा फिर नियम जो इसका ओ एस एच एंड डब्ल्यू सी, जितना भी हम लोग कोड पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारा नियम होगा, ऐसे करना है वैसे करना है, ठीक है। तो ये सारा कोड लागू हो जाएगा, यानी कि 15 मीटर से डेप्थ अधिक होता है तो। और क्या क्या बताएं, प्रोस्पेक्टिंग के केस में भी यदि कोल का प्रोस्पेक्टिंग हो रहा है 20 से अधिक आदमी नियोजित नहीं होना चाहिए, और जो डेप्थ है वो 15 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोल के केस में कितना बताएं? 15 मीटर। और अदर मटेरियल के केस में जो है, अदर मटेरियल के केस में कोल को छोड़ दो, बाकी बात जो अदर मटेरियल है उस केस में जो है 6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज तुम लोग को ध्यान से रखना है याद। कोल के केस में यदि प्रोस्पेक्टिंग का काम चल रहा है तो 15 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए डेप्थ, और अदर मटेरियल के केस में कितना मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए? ठीक है, 6 मीटर से अधिक। अदर मटेरियल बोले तो मोरम हो गया, ग्रेवल हो गया, मान लो कि लाइमस्टोन हो गया, कोई अदर मेटल माइनिंग का कुछ है, तो उस केस में 6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। इतना चीज समझ में आया कि ये कोड जो है सर्टेन केसेस पे लागू नहीं होता है, कुछ सेक्शन को छोड़ दो, इतना तो लागू होगा ही होगा, 5 को जो बताएं, ठीक है। उसके बाद जो है ये सेक्शन जो है पूरा लागू नहीं होगा। किस केस में? यदि प्रोस्पेक्टिंग का काम चल रहा है, हम इसको सेल करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, और यदि प्रोस्पेक्टिंग का भी काम चल रहा है तो उस जगह पे क्या होगा, आदमी जो है नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं किया है, माइंस एक्ट का 1952 का ये डाटा हम बता रहे हैं। उस जगह पे जो तुम्हारा पर्सन ऑफ एम्प्लॉय होगा 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं किया, तो वो भी हम बता रहे हैं कि कोल के केस में 15 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, अदर मटेरियल के केस में 6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। और अदर प्रिस्क्राइब मैटर में और क्या है कि ये जो है अंडरग्राउंड माइंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारा जो डाटा हम बताएं ओपन कास्ट का बताएं, अंडरग्राउंड में तो ये लागू होगा ही होगा, मतलब सारा कोड लागू हो जाएगा, चाहे पर्सन कुछ भी हो, चाहे डेप्थ कुछ भी हो। समझ में आया? यानी कि सुपर जेसन ग्राउंड के नीचे ये काम नहीं होना चाहिए। सुपर जेसन ग्राउंड यानी कि बिलो ग्राउंड माइंस होगा तो ये नियम तो लागू, सब कोड लागू हो जाएगा। तो इतना डाटा हम जो बताएं इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये जो इसमें जो है OSH NWC में क्लियर नहीं है। ये जो हम डाटा ये बताएं ये तुम्हारा 1952 का डाटा है। अधिक कुछ फिर से यदि नोटिफिकेशन के द्वारा जारी किया जाता है फिर हम लोग देखेंगे और उसको फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम कमर्शियल माइनिंग कर रहे हैं, इसको हम लोग प्रोडक्शन करने का, दैट मीन, समझा? तो यदि ऐसा यदि कर रहा है तो फिर ये नियम सारा लागू हो जाएगा। अब माइनर मिनरल माइंस कोड डज नॉट अप्लाई टू माइंस एक्सट्रैक्टिंग। कुछ कुछ यदि हम चीज मान लो कंकड़ निकाल रहे हैं, ये सब निकाल रहे हैं, तो उस जगह पे ये नियम लागू नहीं होता। क्या क्या निकालेंगे तो वहां पे लागू नहीं होगा। मान लो कंकड़ निकाल रहे हैं, मोरम निकाल रहे हैं, लेटराइट निकाल रहे हैं, बोल्डर निकाल रहे हैं, ग्रेवल निकाल रहे हैं, सिंगल या ऑर्डिनरी सैंड यदि हम लोग निकाल रहे हैं, तो उस जगह पे ये एक्ट का जो 5 गो सेक्शन छोड़ के ये सब नियम लागू नहीं होता है। एक्सक्लूडिंग मोल्डिंग ग्लास, मोल्डिंग एंड ग्लास सैंड यदि हम निकाल रहे हैं, एंड मिनरल सैंड, यदि हम लोग मोल्डिंग ग्लास सैंड और मिनरल सैंड इस पे तो लागू होगा, लेकिन बाकी बात हम जितना बताएं, कंकर, मोरम, लेटेराइट, बोल्डर, ग्रेवल, सिंगल, ऑर्डिनरी सैंड, ये सब जो मिनरल है इस पे ये नियम लागू नहीं होता है। OSH NWC कोड लागू नहीं होता है, ये सबको याद रखना होगा, समझा? और ऑर्डिनरी क्ले यदि हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस पर भी ये नियम लागू नहीं होगा, OSH NWC कुछ सेक्शन को छोड़कर। लेकिन हम केवलिन निकाल रहे हैं, चाइना क्ले निकाल रहे हैं, व्हाइट क्ले निकाल रहे हैं, फायर क्ले निकाल रहे हैं, तो फिर ये पूरा नियम लागू होगा, ठीक है। फिर है बिल्डिंग स्टोन, स्लेट, रोड मेटल, अर्थ और फ्लर्स अर्थ, मार्क, चौक, लाइम स्टोन, ये सबको भी यदि हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ये तुम्हारा OSH NWC का कोड जो है लागू नहीं होता है।
समझ में आया ये? लेकिन इसमें भी केस है, ये सब भी यदि मिनरल हम निकाल रहे हैं, कंकर निकाल रहे हैं, मोरम निकाल रहे हैं, ऑर्डिनरी क्ले निकाल रहे हैं, बिल्डिंग स्टोन निकाल रहे हैं, तो इसमें भी कंडीशन है कि वर्किंग जो रहेगा, मान लो कि ये ओपन कास्ट तो वर्किंग होगा ही होगा, अंडरग्राउंड माइंस नहीं होना चाहिए। उसमें तो बताया ना कि अंडरग्राउंड माइंस के केस में ये सब लागू हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो, मतलब जो भी निकालो, अंडरग्राउंड यदि माइंस है उस केस में सब नियम लागू होगा, मतलब वो SHA&WC 2020 पूरा लागू होगा, इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। लेकिन यदि ये ओपन कास्ट माइंस है, इतना चीज जितना हम बताएं, उस केस में जितना भी मिनरल बताएं, कौन कौन सा, कंकर, मोरम और जो, ठीक है, ऑर्डिनरी क्ले, बिल्डिंग स्टोन, उस केस में है माइंस जो है, हम क्या बताएं, अंडरग्राउंड नहीं होना चाहिए। माइंस अंडरग्राउंड होगा तो क्या होगा, सब नियम लग जाएगा, ठीक है, चलो समझ में आ रहा है। और क्या होना चाहिए कि ये जो है यदि ओपन कास्ट वर्किंग है तो, और यदि ये माइंस कैसा होना चाहिए, ओपन कास्ट वर्किंग, लेकिन ओपन कास्ट यदि वर्किंग भी है तो डेप्थ जो है 6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 मीटर से अधिक यदि डेप्थ हुआ वो हुआ, यदि ये सब निकाल रहा है कंकर मोटर, तब फिर डीजी में साला फिर परमिशन लेना पड़ेगा, मतलब ये सब नियम पूरा लागू हो जाएगा, सिंपल सा वो। हाँ, ये जितना भी मैं जितना ये बताए ना अभी मिनरल, यदि 6 मीटर से कम डेप्थ है तो चलो ठीक है, नियम ये लागू नहीं होगा, तुम कर सकता है, वो सब पूरा इम्प्लीमेंट नहीं होगा, समझा ना। जितना भी हम लोग नियम पढ़ रहे हैं, मैनेजर ने रखना होगा, तुम ऐसे ही काम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन 6 मीटर से अधिक डेप्थ हुआ तो पूरा नियम ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो SHA&WC पूरा एकदम एक्टिव मोड में आ जाएगा। हम क्या बताएं कि ये सब नियम जो है ये SHA&WC का कुछ सेक्शन छोड़ दो, 5 सेक्शन है ऊपर में हम बताएं, ठीक है। 5 सेक्शन कौन कौन सा बताएं, ऊपर में लिखा होगा, यहाँ पे देखो, 35, 38, 40, 41, 44, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, ये सब नियम लागू होगा ही होगा। लेकिन इसके अलावा जो है सेक्शन ये लागू नहीं होगा, ये जो केस हम बताएं वो। और उसमें भी एक क्रिटेरिया है कि इतना रहा तो, और यदि ऊपर वाला हम क्या बताएं कि यदि प्रोस्पेक्टिंग में यदि 20 से अधिक आदमी लगा है तो फिर सब नियम लगने लगेगा, वो SHA&WC पूरा कोड जो है इम्प्लीमेंट होने लगेगा। और कोल के केस में जो डेप्थ है 15 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, और अदर मटेरियल के केस में 6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 मीटर से अधिक हुआ तो ये लागू हो जाएगा। और क्या बताए थे कि ये माइंस जो है अंडरग्राउंड नहीं होना चाहिए, अंडरग्राउंड होगा तो फिर नियम चाहे कुछ भी हो सब नियम इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। और ये माइनर मिनरल्स लोग जो बताएं, इसमें से कंकर जो भी है, ये सब जितना भी मिनरल बताएं माइनर मिनरल, इसमें से क्या है कि अंडरग्राउंड माइंस नहीं होना चाहिए, और यदि ओपन कास्ट है 6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। और वहां पे ये देखना यूज ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव का यूज नहीं होना चाहिए, एक्सप्लोसिव का यदि यूज हो रहा है तो फिर सारा नियम लागू होगा, ठीक है। क्या क्या हम लोग को देखना है, यदि ये माइनर मिनरल निकाल रहे हैं, कंकर निकाल रहे हैं, ऑर्डिनरी क्ले निकाल रहे हैं, बिल्डिंग स्टोन निकाल रहे हैं, तो हमको ये देखना है कि वहां पे एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग ना हो, उस जगह पे ब्लास्टिंग नहीं हो रहा हो। यदि ब्लास्टिंग वहां पे कर रहा है फिर सारा नियम इम्प्लीमेंट होने लगेगा। और क्या है कि ये सब यदि मिनरल है, पिछला वाला डाटा क्या था, पिछला वाला डाटा, ये तो पिछला जो डाटा हम बता रहे हैं ये सब पिछला एक्ट 1952 का डाटा है। और ये सब में यदि ये तुम इस सब का यदि हम निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उस केस में जो मैन पावर है, किसी भी मैन जो भी एक्सट्रैक्शन तुम कर रहा है उसमें 50 से अधिक मैन पावर नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 50 मैन पावर, ओके। मतलब माइनर मिनरल के केस में 50 आदमी से अधिक एम्प्लॉयड नहीं करेंगे, और अंडरग्राउंड का माइंस नहीं होना चाहिए, और ओपन कास्ट है तो 6 मीटर से अधिक डेप्थ नहीं होना चाहिए, और पर्सन यदि है तो 50 आदमी से अधिक एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए, और एक्सप्लोसिव का यूज नहीं करना है, ठीक है। यदि ये सब कंडीशन कुछ इसके अगेंस्ट में गया तो सारा नियम फिर लागू होने लगेगा। और फिर ऊपर वाला हम क्या बताएं कि प्रोस्पेक्टिंग में यदि हम काम कर रहे हैं, उसको सर्चिंग के काम में यदि लगे हुए हैं, उसको पता लगाने के काम में, तो उस केस में पर्सन जो है 20 आदमी से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोयला के केस में डेप्थ 15 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, और अदर मटेरियल के केस में 6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो माइंस है वो बिलो ग्राउंड माइंस नहीं होना चाहिए। आप बताओ, कोई डाउट है तो पूछो। सुपरजेशन ग्राउंड दैट मीन्स योर, आपके हेड के ऊपर में यदि नेचुरल ग्राउंड है तो उस केस में हम बोलें कि ये नियम पूरा लागू हो जाएगा,
सुपरजेशन ग्राउंड मतलब हम बोलना क्या चाह रहे हैं, सुपरजेशन ग्राउंड दैट मीन्स आप कहीं पे खड़ा रहिए, ठीक है, और उसके यदि माथा के ऊपर में यदि आपका नेचुरल ग्राउंड है, सपोज हम यदि हम खड़ा है अभी मान लो कि खुला फील्ड में खड़ा है, तो ऊपर मेरे छत मतलब सर के ऊपर में क्या है, आसमान है, तो नेचुरल ग्राउंड है क्या, कुछ नहीं है, यानी कि वो ओपन कास्ट बोलेंगे उसको, ठीक है। और यदि हम मान लो कि टनल, मान लो कि एगो पहाड़ में टनल बना है और टनल के नीचे हम खड़ा है, तो उसके ऊपर में मेरा नेचुरल ग्राउंड है यानी कि पहाड़ है, तो वो उसको हम लोग बोलेंगे बिलो ग्राउंड माइंस की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। और इसी तरह अंडरग्राउंड माइंस तुम चल जाओ, घुस जाओ, ठीक है। एक्सक्लूडिंग एक शाफ्ट का केस आता है एक्सेप्शनल, कि शाफ्ट में यदि रहेगा तो ऊपर आसमान तुमको दिख जाएगा, लेकिन वो भी एक अंडरग्राउंड का डिफिनेशन में आता है, ठीक है, एक्सेप्शन है एक शाफ्ट का। लेकिन तुम अंडरग्राउंड माइंस घुस जाओ, कहीं से भी तुमको आसमान दिखेगा नहीं, दिखेगा, तुम्हारे ऊपर एक नेचुरल ग्राउंड है, तो उसको हम लोग बिलो ग्राउंड के केस में आता है। तो बिलो ग्राउंड के केस में यानी कि सुपरजेशन ग्राउंड यदि तुम्हारे है सर के ऊपर में, तो वो तुम्हारा जो है उस केस में सारा क्या है, OSH एंड WC का जितना भी नियम पढ़े हैं सब इंप्लीमेंट होगा। ये सिर्फ बात किया है इन जनरल, यदि बोला जाए सब ओपन कास्ट का बात कर रहा है। और ओपन कास्ट माइंस में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें भी कंडीशन लगा दिया है, यदि ये कंडीशन यदि इससे कम है तो ठीक है, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, फिर सारा इंप्लीमेंट होने लगेगा, यानी कि सारा एक्ट धारा लागू हो जाएगा। नहीं बाबा, ये प्रोस्पेक्टिंग का बात कर रहा है, हम बोले क्या, यदि प्रोस्पेक्टिंग सिर्फ पता लगाने का काम कर रहा है, तो यहाँ देख रहा है ना, यूज और सेल, ये हम कमर्शियल पर्पज से यूज, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा है, मतलब उसको हमको बेचना नहीं है, सिर्फ यदि हम प्रोस्पेक्टिंग पता लगाने के लिए यदि हम काम चल रहा है, तो उस केस में ये नियम लागू नहीं होता है। लेकिन उसमें भी यदि पता लगाने के काम में भी यदि तुम कर रहा है और डेप्थ 15 मीटर से अधिक हो जाता है, तो उस केस में भी ये नियम फिर थोपा जाएगा पूरा, समझा। थोड़ा सा लगेगा एक टाइम यदि फर्स्ट टाइम यदि इसको पढ़ रहे हो तो इसको इग्नोर करोगे, फिर मतलब समझ लो भूल जाओगे, तो इसको, ये माइनिंग से पूरा रिलेटेड है ये सेक्शन, पिछला सेक्शन जो था अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, ये इंटर माइग्रेंट वर्कर, ये सब तुमको छोड़ देना है, लेकिन माइनिंग वाला पोर्शन को एकदम इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, इससे आगे बढ़े। अब जितना भी हम चीज बताएं, कोई कोई जगह पे यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा तो वहां पे ये नियम लागू हो सकता है, चाहे केस कुछ भी हो, ठीक है। लास्ट जो पावर है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इवन इफ एक्सजेम्प्टेड, यदि छूट का जो अधिकार दिए हैं इसमें, ठीक है, उसके अलावा भी द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिक्लेयर दैट द कोड शैल अप्लाई टू सच माइंस, यदि उसको लगेगा कि सच माइंस में यदि हमको ये सारा कोड अप्लाई करना है, तो उसका लास्ट डिसीजन किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। फिर है ऑटोमेटिक अप्लीकेबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेटिक अप्लीकेबिलिटी, इफ कंडीशन अंडर क्लॉज ए और बी आर नॉट फुलफिल्ड, मान लो कि ये सब हम जो कंडीशन बताएं ये सब यदि हो रहा है, ठीक है, यदि ये सब फुलफिल नहीं हो रहा है, 20 से अधिक आदमी तुम रख दिया है, 15 मीटर से अधिक डेप्थ हो गया है, और अदर मैटर के केस में 6 मीटर से अधिक डेप्थ हो गया है, ये पूरा जो कोड है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। इफ कंडीशन अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी आर नॉट फुलफिल्ड, कोड प्रोविजन बिकम इमीडिएटली अप्लीकेबल, मतलब जैसे ही तुम्हारा ये नियम के अगेंस्ट जाओगे, ये सारा नियम तुम्हारा ऊपर मतलब चाहे तुम परमिशन लो नहीं लो, मतलब ये सारा नियम क्या है, अप्लीकेबल हो जाएगा। और इसके लिए तुम यदि परमिशन नहीं लिया है तो फिर तुम दोषी ठहराओगे, ठीक है। एम्प्लॉय मस्ट, इसके मतलब जो डाटा जो मान लो कि हम जो दिए हैं उसके ऊपर यदि चला जाता है, जो भी है डाटा 20 वाला हम बताएं या 15 वाला 6 वाला, उससे अधिक हो जाता है, मान लो कि एक्सप्लोसिव का यूज कर रहा है तुम, अंडरग्राउंड मान लो कि है, तो इस केस में एम्प्लॉयर जो रहेगा इन्फॉर्म प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी रहेगा, जो हम लोग कहाँ से 119 या जो भी है, उस प्रिस्क्राइब अथॉरिटी जो भी रहेगा उससे हमको परमिशन लेना पड़ेगा, इन प्रिस्क्राइब मैनर विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, एक फिक्स टाइम होगा, जैसे होता है ना नोटिस ऑफ ओपनिंग, हम लोग जो सूचना देते थे वो कितना दिन के पहले देते थे, तो एक टाइम है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक टाइम बाउंडेड, मतलब ये बताएगा कि कितना दिन पहले लेना है, किस तरीके से लेना है, किस अथॉरिटी से लेना है, ये कौन बताएगा, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के बाद द्वारा ये बताएगा, ठीक है। इसी सबको समझ में आ रहा है कि सब साइलेंट हो गया। हाँ, तो एक क्वेश्चन अब हम इसी से पूछते हैं, जो ये प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब कर रहा है, ये बाद में प्रिस्क्राइब करेगा, लेकिन हम जो प्रिस्क्राइब कर दिए हैं तुम लोग को बता दिए हैं, उससे हम पूछते हैं, नोटिस ऑफ ओपनिंग CMR 2017 का कौन सा रेगुलेशन, छोड़ो रेगुलेशन नहीं पूछते हैं, कितना दिन पहले हम लोग नोटिस देते हैं और किसको देते हैं, कान्हा तुम बताओ।
इसमें डीएम, इसमें अच्छा डीएम था, पूरा कंफर्म है? तो अब तुम ही लोग जानो कि था कि नहीं था। कौन कौन था उसमें नोटिस ऑफ ओपनिंग में? माइंस एक्ट के, माइंस एक्ट के केस में था कंट्रोलर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ठीक है। लेकिन हम रेगुलेशन का पूछे हैं तो रेगुलेशन के तहत किसको किसको दिया जाता है? ओनली रीम और सीम को दिया जाता है, ठीक है। और माइंस एक्ट का जो सेक्शन है, माइंस एक्ट के तहत यदि हम जाएं तो माइंस एक्ट के तहत किसको किसको देते थे? सीम को देते थे, और कंट्रोलर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देते थे, ठीक है। हम्म, हाँ। और ये जो सियामा 2017 है, उसमें मेरा मेंशन नहीं था कि कितना दिन पहले देना, लेकिन वो मेंशन हम लोग को कहाँ पे देखे थे, वो डाटा कहाँ था? हाँ, माइंस एक्ट में था, वो जो डाटा था वो कहाँ पे था? माइंस एक्ट में था। चलो ठीक है। तो ये कितना दिन पहले देते हैं? हाँ, 1 महीना था, वो भी याद रखना, क्लियर यदि याद रख रहे हो तो 1 मंथ था, ठीक है। चलो वेरी गुड। और ये किसको देते हैं ये भी तुम लोग बता दिए, ठीक है। अब जो है मान लो कि कोई माइंस जो है, माइंस खोल लिए हैं, हम क्वेश्चन से पूछ रहे हैं, माइंस मान लो कि खोल लिए हैं, तो उस कंडीशन में कितना दिन पहले हम लोग नोटिस देते हैं? हम्म, वास्तविक तारीख का जो सूचना है वो हम लोग देते हैं। इस केस में जो है सिम को भी देना पड़ता है। नो 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 नो, इफ माइन इज ऑलरेडी ओपन देन इमीडिएटली, ठीक है। यदि तुम खोल लिया है, तुमको वास्तविक तारीख का सूचना जो है जिस दिन खोले हो उसका। हाँ हाँ हाँ, हम्म। चलो ठीक, हाँ, फॉर्म फॉर्म भी बता दो। नोटिस ऑफ ओपनिंग का फॉर्म कौन सा फॉर्म में है? नोटिस ऑफ ओपनिंग 1 का बी है, तो 1 का ए में क्या है? हाँ, तो उस तरह बोलो, हम अब जिससे पूछ रहे हैं वही बोलेगा। प्रेम गोराई तुम बताओ तो, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस का किस फॉर्म में देते हैं? एक माइंस को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, मान लो कि स्थगित कर रहे हैं, तो उसका जो नोटिस है किस फॉर्म में देते हैं? हाँ, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस। थ्री का भी, देखो सिंपल सा ये जान लो कि तुम, हाँ, 1 का इसका राइट आंसर है डी। कोई पढ़ने में शुरू से ये दिमाग में मतलब गांठ बांध के रख लो कि कोई तेज यहाँ पे है नहीं, जितना जो पढ़ेगा वो तेज हो जाएगा। अभी बावरी को देखो कितना अच्छा वो तुम्हारा रिजल्ट दे रहा है, मतलब इसलिए कोई मतलब नहीं रहता है कि तुम पिछला पिछला बार में कितना तेज थे, कितना पढ़े थे। अभी से जो जितना पढ़ेगा और जितना जो टाइम देगा, उसका रिजल्ट भी उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो ये पास्ट वाला से या तो ज्यादा इसको इग्नोर करोगे तो फिर ज्यादा नैया मतलब अपना डुबाओगे, इसलिए थोड़ा सा पढ़ो। ज्यादा नहीं पढ़ना, माइनिंग में तो औरों ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें भी यदि तुम लोग नहीं कुछ कर सकते तो फिर दिक्कत है। तुम लोग बहुत इग्नोर कर रहे हो इसको। अब ये हम बताए हैं, नहीं बताते तो हम चलो ठीक है कि ये इट्स माय फॉल्ट कि हम नहीं बताए हैं। बावरी तुम बताओ तो, एनुअल रिटर्न कौन सा फॉर्म में देते हैं? एनुअल रिटर्न किस फॉर्म में देते हैं और किसको देते हैं?
बताया, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कौन सा फॉर्म बताया? वेरी गुड। किसको देते हैं? जल्दी बताओ। ठीक है, बोलने में क्या जाता है, सीम को, रीम को एंड डीएम को। ठीक है, अब कब देते हैं ये तो तुम बताओ, प्रेम गुराई कब देते हैं? प्रेम गुराई तुम बताएगा कब देते हैं? कोई भी बता दो, एनीबॉडी, कोई भी बताओ। वेरी गुड, ऑन और बिफोर 1 फरवरी। वो जब तक नहीं पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है कोई भी रहोगे, किसी का हम नहीं पढ़ेंगे तो हम भूल जाएंगे, हम यदि रिवीजन नहीं करें तो। चलो ठीक है, हम बीच में क्वेश्चन पूछते रहेंगे, हम लोग आगे देखते हैं एक और जो रह गया। ठीक है, और ये जो हम सेक्शन बताए ना ये सारा इंपॉर्टेंट है, समझा, बिकॉज ये सारा जो है माइनिंग से, पूरा माइन से रिलेटेड है। वैसे तो और भी है लेकिन ये सब पूरा एकदम हाईलाइटेड है। ठीक है, अब है एग्जेम्पशंस फ्रॉम प्रोविजन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग हम लोग क्या पढ़े थे कि इसका ड्यूटी का आवर जो फिक्स होगा इतना होगा, वो बाद में प्रिस्क्राइब करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, लेकिन इस केस में भी जो है मैनेजर को छूट दिया गया। ठीक है, एग्जेम्पशंस रिगार्डिंग, इस केस में क्या है, मैनेजर को छूट दिया गया है कि मैनेजर जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या करेगा, व्हेन कैन मैनेजर एक्ट बियॉन्ड नॉर्मल प्रोविजन। बोलने का मतलब ये है, द मैनेजर में अलाउ वर्क इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ नॉर्मल वर्किंग आवर्स प्रोविजन इन केस ऑफ। हम नॉर्मल वर्किंग आवर जो भी दिया हुआ है, मान लो कि हम लोग को, मान लो कि एक डे में ड्यूटी आवर्स कितना रहता है, जनरली जो है 8 आवर्स का है, और उसमें से भी यदि हम ओटी करके करें तो 10 घंटा का है, और ओवरऑल एक सप्ताह का है कि 66 आवर तक हम लोग कर सकते हैं। जो भी प्रोविजन है, बाद में अभी बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अभी प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक है, लेकिन पहले का यही है और अभी जो करंट में चल रहा है वही है। ठीक है, तो इसके अलावा भी क्या है, 8 घंटा जो हमारा ड्यूटी का आवर्स है, लेकिन क्या है, मैनेजर इसके विरुद्ध भी जा सकता है, मतलब इससे ज्यादा भी काम ले सकता है। किस केस में ज्यादा काम ले सकता है, आदि माइंस का जो है सीरियस रिस्क टू माइन सेफ्टी, मान लो कि कहीं पे स्पॉन्टेनियस हिटिंग बता रहे हैं कि हो गया है, वो माइंस में पूरा स्प्रेड कर सकता है, इस जगह पे हुआ है पूरा माइंस में स्प्रेड कर सकता है। उस केस में उसको स्पॉन्टेनियस हिटिंग को खत्म करने के लिए, उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए क्या कर सकते हैं, मैन पावर को मान लो कि 8 घंटा का है तो हम वहाँ पे 2 घंटा और लगा सकते हैं। तो मतलब इसके बोला गया है उससे पूछ के। ठीक है, जबरदस्ती तो कोई नहीं कर सकता है उसका, जब तक परमिशन नहीं है। मान लो कि कोई आदमी बीमार है, ठीक है, सपोज, और वो आदमी थोड़े ना मतलब उससे ज्यादा काम ले सकता है, उस केस में मतलब उसका जो पर्सन रहेगा, जो वर्कर रहेगा, उसका ओपिनियन तो वो लेगा ही, बिना उसके ओपिनियन से नहीं ले सकता है, रिक्वेस्ट करे जैसे भी ले, उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता है, समझा। मतलब उस केस में हम बोल रहे हैं कि आदमी जो रहेगा 8 घंटा से ज्यादा काम कोई नहीं करेगा, लेकिन उससे काम ज्यादा करवाया जा सकता है। किस केस में ये मतलब ये करवाया जा सकता है, इसका मतलब नहीं मैनेजर जबरदस्ती करवाएगा, मतलब वो 8 घंटा से ज्यादा काम उससे ले सकता है। ठीक है, तो कब ले सकता है, जब माइंस का सेफ्टी का कोई रिस्क हो, या तो कोई एक्सीडेंट माइंस में हो जाए, उस केस में यदि ये तुम्हारा कॉन्ट्रावेंशन इसमें हो सकता है। जैसे बताए थे ना, कोई रूफ एक्सीडेंट हो गया है, मतलब रूफ फॉल हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, अदर कुछ भी हो सकता है। एनी एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड मतलब क्या हो गया, नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी दैट मीन्स जैसे होता है ना कि मान लो भूकंप आ गया, या तो नेचुरल कैलेमिटी, और क्या हो सकता है, जो भी, हाँ, बाय गॉड ऑफ एक्ट। ठीक है, जो जिसके ऊपर हम लोग का कंट्रोल नहीं है। और क्या हो सकता है, मान लो कि बाढ़ आ गया, मतलब ये सब जो केस है, यदि ऐसा कुछ होता है तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैन पावर को ज्यादा देर तक वहां पे एम्प्लॉयड हम लोग कर सकते हैं। फिर है ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, कोई मशीनरी का ब्रेक डाउन होता है तो वहां पे भी हम लोग मैन पावर को, मतलब हो सकता है कि 8 घंटा से ज्यादा तक, 8 घंटा हम सिर्फ बोल रहे हैं ये काम का, अदर प्रोविजन में भी इसके अगेंस्ट में जा सकता है। ठीक है, बोलने का मतलब ये है। तो मैनेजर क्या कर सकता है, अलाउ वर्क इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ नॉर्मल वर्किंग आवर, जो नॉर्मल वर्किंग आवर है उससे अधिक काम मतलब करवा सकता है।
किस केस में? सीरियल रिस्क ऑफ माइन सेफ्टी यदि होता है, माइन का सेफ्टी का यदि कोई बात हो तो, और एक्सीडेंट माइंस में हुआ हो उस केस में, और एनी एक्ट ऑफ गॉड इस केस में भी उससे ज़्यादा काम करवाया जा सकता है। और ब्रेकडाउन यदि कोई मशीनरी को होता, मान लो कि कोई मेन फैन है, एमएमबी में ही ब्रेक डाउन हो गया, तो एमएमबी बिना माइंस फिर चलेगा कैसे? तो उस केस में अल्टरनेटिव है तो ठीक है, लेकिन उस केस में भी है, जब तक ये ठीक नहीं हो सकता है तब तक मतलब जो नॉर्मल वर्किंग आवर है उससे ज़्यादा काम लिया जा सकता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रावेंशन अलाउड ऑफ, मैनेजर में परमिट एम्प्लॉयमेंट इन वायलेशन ऑफ, मैनेजर कौन कौन सा जो नियम है उसका वायलेशन कर सकता है, तो हम लोग सेक्शन 25 में देख लेना, उसके अगेंस्ट में जा सकता है, ठीक है। सेक्शन 30 देख, सेक्शन 25 में क्या है? आवर्स ऑफ वर्क एबव और बिलो ग्राउंड, तो एबव और बिलो ग्राउंड में जो वर्किंग आवर है वो कितना होता है उसके अगेंस्ट में जा सकता है। सेक्शन 30 में है वीकली आवर्स ऑफ लिमिट, मतलब वीकली आवर बताए थे ना, किस में बताए थे? न्यूज़पेपर लाइक क्या बताए थे? तो वीकली जो है उसमें भी फिक्स है कि इतना घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें से हम बताए थे शायद 4 सप्ताह था, 4 वीक में कितना बताया था? 144 घंटा ना, कोई न्यूज़पेपर इस्टेब्लिशमेंट था शायद। तो एक जो जी सप्ताह है वीकली में जितना मैक्सिमम आवर होगा उसके अगेंस्ट में भी जा सकता है। मान लो कि वीकली में है कि 66 घंटा से अधिक कोई किसी आदमी से काम नहीं लेना है, तो मैनेजर जो है इसके मतलब वायलेशन मतलब इसके विरुद्ध में भी जा सकता है, मतलब इसके अगेंस्ट में भी जा सकता है। और क्या है? वीकली डेज ऑफ रेस्ट, मान लो कि माइंस में यदि जरूरी काम है तो हो सकता है कि उसको वीकली डेज ऑफ रेस्ट नहीं दे कि इस टाइम में मेरे को काम का जरूरत है, आप कर मतलब इस टाइम मतलब रहिए, उसको बाद में वो जो वीकली डे ऑफ रेस्ट दे दिया जाता है, ठीक है। यही जो बाद में मान लो कि कोई एक सप्ताह मतलब इस सप्ताह में उसको जरूरत है तो आपको को रेस्ट नहीं दिया, जो हम तो बताए थे कि वीकली डेज ऑफ रेस्ट जो सेक्शन 31 ये क्या बताता है? कौन बताएगा? वीकली डेज ऑफ रेस्ट मतलब क्या समझते हो? नहीं, मतलब सप्ताह में वीकली डेज ऑफ रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि सप्ताह में वो 6 दिन ही काम करेगा, एक दिन उसको क्या है? रेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। हाँ तो ठीक है, सप्ताह में कितना दिन काम करना है? 6 दिन, और उसको एक दिन रेस्ट दिया जाएगा। और वो जो रेस्ट का जो ड्यूरेशन है, जब हम बताए थे कि नाइट्स यदि पहले हो गया तो नाइट्स काउंट होगा, अदरवाइज नाइट के बाद वाला यदि काउंट होता है, मान 4 बजे भोर में यदि शिफ्ट खत्म होता है, 4 बजे भोर से लेकर 24 आवर का कंसेक्यूटिव जो 24 आवर होगा वो उसका वीकली डेज ऑफ रेस्ट माना जाएगा, ठीक है। और यही जो है बावरी बताएगा, ठीक है। यही जो है मान लो कि वीकली डेज ऑफ रेस्ट उसको नहीं दिया गया, ठीक है, तो उसका वीकली और डेज ऑफ रेस्ट जो है ये हम बताए हैं, ठीक है, उसको जो है बाद में दे दिया जाता है, वही रेस्ट को मतलब भरपाई कर देगा, क्षतिपूर्ति कर देगा उसको, रेस्ट को ऐसा नहीं कि खा जाएगा, उसका रेस्ट को बाद वाला आने वाला वीक में दे दिया जाता है। तो जो उसका रेस्ट को बाद वाला के वीक में दिया जाता है उसको कौन सा रेस्ट मतलब बोलते हैं? कौन सा? इसमें वीकली डेज ऑफ रेस्ट बोल रहे हैं, उसको उसी सप्ताह यदि छुट्टी नहीं देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नेक्स्ट सप्ताह या तो अगले आने वाला टाइम में उसको यदि दिया जाए तो? हाँ, कंपनसेटरी डेज ऑफ रेस्ट। और ये कौन बताएगा कि कंपनसेटरी डेज ऑफ रेस्ट जो है इसको मान लो कि बचा हुआ है तो उसको कितना टाइम इंटरवल के अंदर दे देना होता है? ये भी हम हाँ, उसी मंथ, सेम उसी मंथ में दे देना होता है, या तो विद इन 2 मंथ, ये डाटा याद रखोगे, विद इन 2 मंथ, ठीक है। सेम उसी मंथ में उसका जितना भी वीकली डेज ऑफ रेस्ट जो नहीं मिला है, किसी यही जो मेरा रीजन है जिसके कारण उसको रेस्ट नहीं मिला है, उसको सेम उसी मंथ में दे दो, या तो आने वाला 2 महीना के अंदर उसको ये वीकली डेज ऑफ रेस्ट दे देना है, ठीक है। और किसके अगेंस्ट में मैनेजर जा सकता है? तो सेक्शन 26 नोटिस ऑफ वर्किंग आवर्स, जो भी नोटिस ऑफ वर्किंग आवर्स है उसके अगेंस्ट में मतलब इसमें मतलब जा सकता है, यदि तुम्हारा एग्जाम्पशन दिया गया है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ इमरजेंसी पावर, अब इमरजेंसी पावर जो मैनेजर को दिया गया है, मान लो कि इमरजेंसी के केस में वो क्या क्या मतलब इसके अगेंस्ट में तो जा रहा है, इसमें भी बताया गया है पावर मस्ट बी, पावर जो है मस्ट बी यूज ओनली टू एक्सटेंड नेसेसरी, जब पावर मतलब ये यूज तभी करेगा जब एक अत्यंत आवश्यक हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमको प्रोडक्शन बढ़ाने में सब आदमी को लगा दिया है, छुट्टी उट्टी नहीं दे रहा है, समझ में आया? कि जब भी अत्यंत आवश्यक हो तभी इस काम के लिए इस पावर का मैनेजर के द्वारा जो भी है ये इसका यूटिलाइज किया जाएगा।
अब कब ये पावर का यूज किया जाएगा? इन मशीनरी ब्रेकडाउन केस में। मिनरल मान लो कि प्रोडक्शन में भी इंसिडेंटली अफेक्टेड, मान लो कि मिनरल का प्रोडक्शन है, अचानक किसी कारण से अफेक्ट हो जाता है, उस केस में, ठीक है। नेक्स्ट है एक्शन मस्ट नॉट एक्सीड लिमिट्स रिक्वायर्ड टू अवॉइड सीरियस डिसरप्शन। अब इतना भी एक्शन मस्ट नॉट एक्सीड मतलब इतना भी अधिक नहीं करवाया जाएगा ताकि अवॉइड सीरियस डिस्ट्रप्शन मतलब बाधा मतलब क्रिएट करे, ठीक है। फिर नॉट ए टूल फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, ये इसका जो पावर का यूज जो मतलब प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में इस पावर का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। नॉट ए टूल फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मान लो कि बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं कि इस टूल मतलब ये तुमको पावर दे दिए तो तुम प्रोडक्शन बढ़ाने में आदमी को किसी को छुट्टी ही नहीं दो, पूरा प्रोडक्शन बढ़ाने में सबको एकदम ड्यूटी पे लगा दो, ठीक है। ये चीज समझ में आया? जब जरूरी होगा तभी ये नियम को लागू करेंगे और एक्सेंट वही चीज है। बाकी बात इसको प्रोडक्शन बढ़ाने में इसका मेन नहीं है, जब जरूरी हो, अत्यंत आवश्यक हो, तो उस केस में इसको यूटिलाइज किया जा सकता है इस पावर का। और क्या है, यदि ये सब पावर का यूज किया गया है मैनेजर के द्वारा तो मस्ट उसको क्या करेगा, रिकॉर्ड रखेगा, क्या सिचुएशन रहा था और नेचर ऑफ इमरजेंसी क्या रहा था, किस इमरजेंसी केस में और क्या सिचुएशन रहा था, तो जो कि आप जो है इस पावर का यूज किए थे। और इसको रिपोर्ट किसको करेगा, तो CICF को करेगा, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को करेगा और किसको करेगा, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को, ठीक है, ICF को, ठीक है। तो यदि इस पावर का यूज करता है मैनेजर तो चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को रिपोर्ट करेगा और या इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को इसको रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट एक और है तुम्हारा सेक्शन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। इसमें से हम बताए थे तुम लोग को, तुम ही लोग बता दो, एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चाइल्ड किसको बोलेंगे, कौन बताएगा? बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्ड। प्रेम गुराई तुम बता दो, एडल्ट किसको बोलेंगे? और एडोलसेंट? ठीक है, 14 से बिलो 18 साल से इधर। तो चाइल्ड जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चे को चाइल्ड बोला जाएगा, 14 से 18 तक के 18 से कम बच्चों को एडल्ट, और एडल्ट जो है 18 साल से अधिक की उम्र के बच्चों को ये बोला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका नियम क्या है, ठीक है। इसमें तुमको लगता है 16 to 18 दिया गया है अप्रेंटिस एक्ट का, फिर भी देखते हैं ट्रेनिंग का क्या बोल रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट जो है प्रोहिबिशन है, मतलब मनाही है, ठीक है। नो पर्सन बिलो 18 ईयर्स शैल बी अलाउड टू वर्क इन एनी माइन और पार्ट देयर ऑफ। किसी भी पर्सन जिसका एज कितना है, 18 साल से कम है, उसको किसी भी माइंस के काम में या उसके माइंस का किसी भाग में काम पे लगाया नहीं जाएगा, ठीक है। माइनिंग इज क्लासिफाइड एज हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि माइनिंग को किस कैटेगरी में रखा गया है, हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन याद रखना है, किसी भी काम माइंस के किसी भाग में काम करने के लिए एज कितना होना चाहिए मिनिमम, 18 साल। 18 साल से यदि कम है तो माइंस का मैनेजर का वो अकाउंटेबिलिटी बनता है कि किसी को अपॉइंटमेंट नहीं किया करवाया जाएगा, ठीक है। और क्या है, एक्सेप्शन है, छूट का अधिकार है कि अप्रेंटिस है जो ट्रेनिंग कर रहा है, 16 से 18 साल जिसका एज है, ठीक है, अप्रेंटिस है और ट्रेनिंग जो है जिसका साल कितना मतलब एज कितना है, 16 to 18 ईयर्स, कितना, 16 से 18 साल। डिस्पाइट जनरल प्रोहिबिशन, अप्रेंटिस एंड ट्रेनी नॉट बिलो 16 ईयर्स में वर्क। अप्रेंटिस हो चाहे ट्रेनी हो, जिसका 16 साल से कम उम्र नहीं है वो अप्रेंटिस और ट्रेनिंग कर सकता है। एक्सेप्शन किसका है, जो ट्रेनिंग, जैसे मान लो कि तुम लोग ट्रेनिंग कर रहा है ना, तो तुम लोग जो है अप्रेंटिस और जो एक्ट है 1961 का, उसके तहत यदि तुम्हारा एज कितना है, 16 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो तुम जो है क्या कर सकते हो, माइंस में ट्रेनिंग के लिए अलाउ हो, ठीक है। अप्रेंटिस एंड ट्रेनिंग नॉट बिलो 16 ईयर्स में वर्क, मतलब तुम वहाँ पे ट्रेनिंग कर सकता है। मस्ट वर्क अंडर सुपरविजन, अब तुम लोग यदि मान लो कि ये है अंडर 16 to 18 है, तो किसके सुपरविजन में काम करता है, जितना भी ट्रेनिंग वाला काम करता है किसके सुपरविजन में रहता है, किसके गाइडलाइन में रहता है, बताओ तो, ये भी बताए हैं।
वेरी गुड, सेफ्टी ऑफिसर के अंतर्गत तुम लोग रहते हो, ठीक है। ये सेफ्टी ऑफिसर का है कि जितना भी न्यूली अपॉइंटेड जितना भी ट्रेनिंग वाला है वो उसके अंतर्गत है। माइंस का ही हम बता रहे हैं कि 16 से 18 साल का है तो उसको माइंस में इम्प्लॉयड तो है, 18 साल से कम नहीं करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है अप्रेंटिस वाला यदि है तो 16 साल से 18 साल वो लोग मतलब जो जिसका उम्र जो है 16 साल से कम नहीं है वो अप्रेंटिस के लिए एलिजिबल है, ठीक है। हम्म। यहाँ पे है लेकिन वो लोग जो रिस्क नहीं लेता है एक्चुअली, जो माइनिंग में भी इसलिए 17 साल रखा गया है, रीजन क्या था, वो 18 साल का, ठीक है। ये रीजन जो है 18 साल से उन लोग रिस्क नहीं लेना चाहता है, ठीक है। क्या हम उसका जांच पड़ताल कैसे करवाएं या क्या करवाएं कि ये इतना 16 साल से इतना है कि नहीं, इसलिए वो लोग बोले तो कोई रिस्क नहीं ले सकता है। बट तुम ये इसके अकॉर्डिंग टू दिस लॉ के अकॉर्डिंग जाओ तो तुम इलिजिबल है, इसलिए वो डायरेक्ट देखते हैं कि 18 साल से है, मतलब कम है। किसके लिए, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, अप्रेंटिस के लिए। तो तुमको वहाँ पे 16 साल से लेकर तुम्हारा 18 साल वाले भी तुमको वहाँ पे वर्क कर सकता है एज ए ट्रेनिंग। लेकिन वो लोग उतना रिस्क नहीं लेता है, इसलिए बोलता है सिंपल सा 18 साल से ऊपर है तो तुम बोलो, नहीं तो फिर खत्म। हम लोग माइनिंग में भी देखते हैं कि जनरली इसका अदर ब्रांच का एज क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हम लोग माइनिंग में क्या देखते हैं, माइनिंग में एज देखते हैं कि हाँ एज देखा जाता है कि इतना साल से अधिक है। ये एज माइनिंग पढ़ने के लिए नहीं, क्योंकि इसको हम लोग बाहर में वोकेशनल ट्रेनिंग करना पड़ता है, इसलिए इसमें एज का, क्योंकि फिर कहाँ पे दिक्कत करेगा, तो उसको माइंस में दिक्कत करेगा, इसलिए ये सब हम लोग को देखा जाता है। अदर ब्रांच में तो ये दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैनेजर का अपॉइंटमेंट कौन सा रेगुलेशन सेक्शन के तहत करते हैं? हाँ, इतना बार पूछेंगे कि तुम लोग का याद ही हो जाएगा। एडिशनल कंडीशन क्या है, फॉर ट्रेनी अदर देन अप्रेंटिस, ठीक है। अप्रेंटिस के अलावा अदर कोई ट्रेनी है, प्रियर अप्रूवल, ठीक है। अप्रेंटिस के अलावा अदर कोई ट्रेनी है, ये सब समझना। जो अप्रेंटिस करता है ये एक अलग नियम है अप्रेंटिस एक्ट के तहत, ठीक है। इसके अलावा अदर कोई ट्रेनी है उस कंडीशन में देखो हो सकता है ये, ठीक है। प्रियर अप्रूवल चाहिए किससे, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर से या तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर से। यही रीजन है कि उसको क्या चीज, अप्रेंटिस के तहत यदि नहीं, मतलब इसके अलावा यदि अदर कोई ट्रेनिंग है तो इससे परमिशन लेना पड़ता है, इसलिए उतना वो तामझाम नहीं रखता है, समझा, सीधे मना कर देता है। तो अप्रेंटिस डू नॉट रिक्वायर प्रियर अप्रूवल, जो अप्रेंटिस है वो प्रियर अप्रूवल इस सबसे जरूरी नहीं है, लेकिन अप्रेंटिस के अलावा अदर कोई है तो उसको चीफ इंस्पेक्टर से और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर से प्रियर अप्रूवल मैंडेटरी होता है, ठीक है। अब मेडिकल एग्जामिनेशन का बात किया है, मान लो कि डिस्प्यूट होता है, विवाद हो जाता है कि ये 16 साल से मतलब कम का एज का है, तो उसके लिए क्या है नियम, तो उसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब मेडिकल एग्जामिनेशन उसका करेगा, अप्रेंटिस का हो चाहे ट्रेनिंग का है चाहे एम्प्लॉय का। मान लो कि एम्प्लॉय को 18 साल से कम का एम्प्लॉयड नहीं करना है, ठीक है। और ट्रेनिंग का भी हम बताएं क्या है, ये CISF वाला अलाउ कर सकता है या इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर ये अलाउ कर सकता है। अप्रेंटिस का बताएं कि नॉट लेस देन 16 ईयर से अधिक कम नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें यदि एज में विवाद होता है तो वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। सबका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, किसके लिए, एज वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। टू इंश्योर फिटनेस, ताकि वो फिट रहे उस काम के लिए। और यदि अप्रेंटिस वाला है तो उसको देखा जाता है कि 16 साल से कम उम्र का नहीं ना है। और नो एडल्ट वर्क एज ए एम्प्लॉय, मतलब जो भी है ओनली एडल्ट वर्क एज ए एम्प्लॉय। यदि एडल्ट क्या बताए थे, जिसका 18 साल कंप्लीट हो गया है तो एडल्ट ही उसको ही माइंस में या माइंस के किसी भाग में काम पे लगाया जाएगा, ठीक है। बाकी बात है एग्जाम्पशन टू सर्टेन पर्सन टू सेंट्रल गवर्नमेंट में टेक रूल्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा टू मेक रूल्स प्रोवाइड एग्जाम्पशन, मतलब ये जो नियम है उसके अगेंस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई प्रोविजन बना सकता है, ठीक है। और है तुम्हारा सेक्शन तुम्हारा 72 है, इस्टेब्लिशमेंट मेंटेनेंस ऑफ रेस्क्यू सर्विस एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। रेस्क्यू रूल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कोई बता सकता है रेस्क्यू जो रूल है कौन सा माइंस के लिए अप्लीकेबल है? वेरी गुड, अंडरग्राउंड। हम बताए थे अंडरग्राउंड, कौन सा अंडरग्राउंड, मेटल माइंस की कोल माइंस? बोथ, आइदर
आइदर कोल माइंस और मेटल माइंस आदि, ये दोनों सिर्फ अंडरग्राउंड माइंस, चाहे वो कोल माइंस हो चाहे वो मेटल माइंस हो, ठीक है, आदि अंडरग्राउंड माइंस है, वहीं पे ये रेस्क्यू रूल लागू होता है। रेस्क्यू रूल कब से पहला जो बना था वो कब से इम्प्लीमेंट था, तो 1985 वाला हम लोग पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारा रेस्क्यू से रिलेटेड सारा जो हम लोग चीज़ है, रेस्क्यू स्टेशन देखेंगे, रेस्क्यू वहाँ पे आरटीपी देखेंगे, आरटीपी का कब कैसे अपॉइंटमेंट होता है, आरटीपी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, फिर रेस्क्यू ब्रिगेड में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, ये सब सारा कुछ जो है हम लोग रेस्क्यू रूल का बुक में देखते हैं। तो इससे क्या है, इस्टेब्लिशमेंट मेंटेनेंस ऑफ रेस्क्यू सर्विस एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रेस्क्यू एंड रिकवरी सर्विस फॉर पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन। पर्सन यदि एम्प्लॉयड माइंस में है, कुछ यदि ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका रेस्क्यू करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट अभी बाद में प्रिस्क्राइब करेगा, बाद में प्रिस्क्राइब करेगा, हमको उसका वेट नहीं करना है, हम लोग को रेस्क्यू रूल पढ़ लेंगे, वो जब आएगा तब फिर देखा जाएगा, ठीक है। रेस्क्यू रूल जो है 1985 वाला जो है उतना तो मेजर चेंज नहीं होगा, हमको 1985 वाला क्या करेंगे, हमको पढ़ लेना है, जब प्रिस्क्राइब करेगा तब देखेंगे वो क्या है। फिर है सेक्शन नंबर 73, डिसीजन ऑफ क्वेश्चन वेदर ये माइन इज कवर्ड अंडर दिस कोड। मतलब ये कौन कौन सा माइंस जो है इस कोड के अंतर्गत आता है, ये सेक्शन ये बताना चाह रहा था। व्हेन डज दिस क्वेश्चन अराइज, ये डाउट में अराइज वेदर एनी एक्सक्वेशन, यानी कि कहाँ पे एक्सक्वेशन हो रहा है तो वहाँ पे ये इस कोड के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं, ये वर्किंग और प्रीमाइजेज और एडजेसेंट टू बिलोंगिंग टू ये माइन। यदि कोई माइंस है जहाँ पे वर्किंग चल रहा है या एक्सक्वेशन, ये इस कोड के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, ठीक है। वेयर प्रोसेस लाइक, अब मान लो कि प्रोसेस जो है मिनरल को निकाल रहे हैं, उसका ट्रेसिंग कर रहे हैं या तो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं सेल के लिए या प्रिपेयरिंग आर बीइंग कैरिड आउट। अब इसमें बोलता है कि फॉल्स विद इन द डिफिनेशन ऑफ ए माइंड अंडर दिस कोड, इस कोड के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, ये डिसीजन इसका कौन लेगा, ठीक है। इस कोड के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, मान लो कि कोई चीज हम लोग निकाल रहे हैं या तो उसमें काम चल रहा है, वर्किंग चल रहा है, या उसका एक्सप्रेशन कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये इस कोड के अंतर्गत आता है ही नहीं आता है, इसको परमिशन या इसका अथॉरिटी कौन होगा, ठीक है। तो अथॉरिटी डिसाइड करता है कि क्वेश्चन ये माइन जो है इस कोड के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, तो अथॉरिटी वो कौन होगा, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू डिसाइड सच क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये माइंस इस माइंस के डिफिनेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो वो क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू डिसाइड सच क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का जो भी निराकरण करेगा कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट इसका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास इसका पावर नहीं है कि इसको डिसाइड करेगा कि माइंस इसके अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये किसके पास पावर है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज तो क्लियर हो गया होगा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिस भी एस्टेब्लिशमेंट का जो होगा उसके पास ये पावर होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये लगभग लगभग खत्म होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन ये चैप्टर इसलिए इसको हम अलग से पीडीएफ बनाए हैं, ठीक है। इसको क्या करोगे, माइनिंग से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितना भी हमको पिछला सेक्शन वाला पिछला एक्ट वाला था वो भी हम तुम लोग को इसलिए पूछ दिए हैं। चलो माइंस एक्ट से ही रिलेटेड पूछते हैं, यदि एक्ट वाला पोर्शन आया है तो, ठीक है। तुम लोग बताओ कि इंडियन जो माइंस एक्ट है, क्या हम पूछें, लाई नहीं करो, वो रहे माइंस एक्ट जो है सबसे पहले इंडिया में कब लागू हुआ था, किस ईस्वी को, जल्दी जल्दी बताना ताकि शॉर्ट में हो सके। 1952 से भी पहले एक माइंस एक्ट बना था इंडिया के लिए, ठीक है। कोई जानता है तो बता दो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। माइंस एक्ट तुम लोग को नहीं पढ़ाए हैं तो हम इसे तुम लोग से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी को आता है तो ठीक है, नहीं तो हम बता रहे हैं उसको याद रखते रहना, ठीक है। माइंस एक्ट जो है सबसे पहले कब बना था, तो ये चीज याद रखना, तुम लोग क्या करोगे, ये तुम्हारा 1901 यानी कि 1901 में बना था, ठीक है। कब बना था, हाँ, इंडियन माइंस एक्ट जो है सबसे पहले कब बना, तो 1901, ठीक है। अब फिर हम आते हैं
व्हाट इज डीजीएमएस? डीजीएमएस का फुल फॉर्म कौन बताएगा? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइंस, माइंस है सेफ्टी। चलो ठीक है। अब डीजीएमएस इसका हेडक्वार्टर कौन बताएगा कहाँ है? चलो ये नहीं बता पाएगा तो फिर तुम लोग धनबाद से है ना? यस ठीक है, धनबाद। अब ये बताओ डीजीएमएस जो सबसे पहले कहाँ और किस नाम से इस्टेब्लिश हुआ था? जो डीजीएमएस है अभी जो धनबाद में तुम देख रहे हो वो पहले कहाँ था और किस नाम से इस्टेब्लिश हुआ था? वेरी गुड। कहाँ था? कोलकाता। कोलकाता में था पहले इसका हेडक्वार्टर। और इसका पहले नाम जो था 1902 में इसका नाम पड़ा था ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन। ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन। क्या हुआ? और जो है ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन पहले इसका हेडक्वार्टर था। अब डीजीएमएस जो धनबाद में कब और किस नाम से शिफ्ट हुआ था? जो डीजीएमएस है धनबाद में कब आया कोलकाता से उठ के? डीजीएमएस जो धनबाद में है कब आया था ये तुम लोग को पता नहीं है, हम बता दे रहे हैं ठीक है, टाइम लॉस करने से कोई फायदा नहीं है। डीजीएमएस जो धनबाद में 1908 को आता है। कब आता है? 1908 को डीजीएमएस जो है कोलकाता से कहाँ शिफ्ट हुआ? धनबाद। और उस टाइम जो इसका नाम पड़ा 1908 में आया था तो उस टाइम डीजीएमएस तो नाम नहीं था, उस टाइम था इसका डिपार्टमेंट ऑफ माइंस। डिपार्टमेंट ऑफ माइंस ठीक है। अब ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन जो है ये ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन 1902 में था, 1908 में क्या हो गया? डिपार्टमेंट ऑफ माइंस। तो डिपार्टमेंट ऑफ माइंस इसका नाम कब पड़ा? नहीं नहीं नहीं, 1908 में तो डिपार्टमेंट हम बोले कोलकाता से आ गया धनबाद, लेकिन इसी बीच इसका कभी चेंज हो गया होगा। तो 1904 ईस्वी में जो है 1904 ईस्वी में डिपार्टमेंट ऑफ माइंस पड़ा। इस ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन सॉरी ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन से नाम चेंज हो गया और डिपार्टमेंट ऑफ माइंस नाम पड़ा। ठीक है, तो कौन सा ईस्वी को डिपार्टमेंट ऑफ माइंस इसका नाम पड़ा? 1904। ठीक है, इतना हो गया। अब जो है डीजीएमएस जो है इसका जो डीजीएमएस अभी जो नाम पड़ा है कब से इसका डीजीएमएस को डीजीएमएस नाम पड़ा? ठीक है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी का नाम जो है कब पड़ा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ माइन से इसका नाम चेंज होकर डीजीएमएस कब पड़ा? ठीक है, वेरी गुड, जो बता रहे हो वो सही है। 1 मई 1967। लेकिन ब्यूरो डिपार्टमेंट ऑफ माइंस जो था, ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ माइंस से जो नाम चेंज हुआ डीजीएमएस उसके बीच एक बार और चेंज हुआ था। ठीक है, एक बार जो और चेंज हुआ था इसके बीच में वो हुआ था तुम्हारा 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1900, ये सब याद रखोगे ठीक है। 1 जनवरी 1960 को चेंज हुआ था, 1 जनवरी 1960। अब जब 1 जनवरी 1960 को इसका नाम जो पड़ा था चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस बोलते थे इसको, क्या बोलते थे? हाँ, फाइनल चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। चलो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इसको। माइंस एक्ट सबसे पहले इंडिया में कब लागू हुआ? तो 1901 ईस्वी में। ठीक है, अब डीजीएमएस के बारे में हम बात करें तो डीजीएमएस का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, जो कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? धनबाद में है। डीजीएमएस सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कोलकाता में था। तो कोलकाता में जो था किस नाम से वहां पे था? तो ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन के नाम से। और 1902 से फिर नाम चेंज हो गया उसका, 1904 में नाम चेंज हो गया डिपार्टमेंट ऑफ माइंस। डिपार्टमेंट ऑफ माइंस से शिफ्ट होता है धनबाद में 1908 ईस्वी को। और 1908 ईस्वी को कहाँ शिफ्ट हुआ? धनबाद। धनबाद में फिर से 1908 ईस्वी के बाद एक बार चेंज होता है नाम, 1 जनवरी 1960 ईस्वी 1960 को चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस पड़ा। अब फाइनली जो है डीजीएमएस जो आज तक डीजीएमएस के नाम से जाना जा रहा है उसका नाम पड़ा था एक्चुअल में 1 मई 1967 ईस्वी को डीजीएमएस, जो कि आज तक वही नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, ये सबको याद रखोगे। नेक्स्ट हम टेस्ट लेंगे उसमें ये सब सारा क्वेश्चन हम डालेंगे। और अभी भी ऐप पे जो है एक टेस्ट अपलोडेड है फॉर एमसीएल वाला, सबके लिए वो फ्री है। ठीक है, सबको अटेंड करेगा जाके।
कान्हा, सब सुन रहे हो ना कि भाग गया सब? चलो ठीक है। तो कल मतलब कल बोलते हैं, आज ही जाके वहां पे जाओ और टेस्ट को उसको अटेंड करो, देखो अपना तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है? चलो। हाँ, आईफोन के लिए ये दिक्कत है, आईफोन के लिए हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। तब तक अगर एंड्रॉयड किसी का है तो उसको मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो, कि कोई है तो साथ में उसको अटेम्प्ट करो। एंड्रॉयड है? एंड्रॉयड है? होगा, फिर से रीडाउनलोड करो और उसको रजिस्ट्रेशन में जाओ, ठीक है? रजिस्टर करो, उसको पासवर्ड क्रिएट करो, हो जाएगा। मेल आईडी नहीं होगा। मेल आईडी हमको लगता है चेंज करना पड़ेगा एक बार, यदि मेल आईडी वही डाले हो तो। तो पासवर्ड ही क्रिएट करो ना, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, कोशिश करो। चलो ठीक है, हम इसके लिए बाद में बात करेंगे, अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है? ठीक है।